और चैप्टर नंबर 11 कंट्रोल अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर रिसीवेबल एंड पेएबल्स। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको पॉइंट आउट करवा देता हूँ। सो स्टार्ट में हमारे पास ये डेफिनेशन आती है, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। वाई कंट्रोल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। सो इसकी डेफिनेशन क्या है कंट्रोल अकाउंट की, वो देख लें आप। कंट्रोल अकाउंट इज़ अ सिंपल लेजर अकाउंट दैट रिप्रेजेंट्स न्यूमरस लेजर अकाउंट्स ऑफ सिमिलर नेचर, ठीक है। सो इसमें एमसीक्यूज़ जो हैं वो दो ये चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं। ईच इंडिविजुअल कस्टमर आ मेमोरेंडम और सब्सिडरी रिकॉर्ड दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द मेन लेजर अकाउंट, ठीक है। ये पूरी की पूरी लाइन। और इसके बाद ये सेकंड एमसीक्यूज़, ठीक है। Entities maintain control accounts for trade receivable, trade payables, payroll and inventory, ठीक है। Entities जो होती हैं ये मेन कंट्रोल अकाउंट्स जो कंट्रोल करती हैं वो है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स, पेरोल एंड इन्वेंट्री के लिए। सो ये भी एमसीक्यूज़ में अपीयर हो सकते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल डेप्टर्स को कहते हैं और ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स को कहते हैं, ठीक है। सो यही चीज़ें हैं जो आगे हमने रीड आउट करनी है। क्रेडिट साइड आइटम्स डिक्रीज़ और फिर इंक्रीज़। डेबिट साइड आइटम जो होती है ये इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़, ये डेप्टर्स में होते हैं और ये क्रेडिटर्स में होते हैं, ठीक है। फॉर्मेट्स ऑफ डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट, जो इनके फॉर्मेट्स जो हैं वो ये चीज़ें अब हम रीड आउट करेंगे। ये एमसीक्यूज़ में आप देख सकते हैं, ठीक है। वाइल प्रिपेयरिंग डेप्टर्स कंट्रोल अकाउंट दैट इट्स डेबिट साइड, ठीक है, should items increase in debtors balance and the items in credit side will cause a decrease in debtors balance, ठीक है। ये कंडीशन बता दी उन्होंने, ये एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। और इंक्रीज क्रेडिटर्स बैलेंस आर पुट इन क्रेडिट साइड, आइटम्स दैट विल कॉज डिक्रीज इन क्रेडिटर्स बैलेंस आर पुट इन द डेबिट साइड ऑफ क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। ये डेब्टर का बता दिया उन्होंने, ये क्रेडिटर का बता दिया। अब यहाँ पे वो जस्ट इन्हें डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डेब्टर्स कंट्रोल अकाउंट, ट्रेड रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। ये चीज़ें आपने अच्छे से याद कर लेनी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में दे सकता है ये दोनों चीज़ें, ठीक है। ये उसने डेब्टर्स का बता दिया डाटा और ये क्रेडिटर्स का बता दिया, ठीक है। ये कंडीशन आप रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है, जो आप यहाँ पे लगाई गई है। इंडिविजुअल क्रेडिटर्स अकाउंट कंट्रोल अकाउंट ये डेबिट कहलाएगा और इंडिविजुअल डेबिटर्स अकाउंट डेबिटर कंट्रोल अकाउंट ये क्रेडिट कहलाएगा, ठीक है। डेबिट क्रेडिट में चला गया और क्रेडिट डेबिट में चला गया, ठीक है। सो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इस चैप्टर में वो ये हैं, ये इम्पोर्टेंट टिप्स टू रिमेंबर, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ना ये आपको कंसेप्ट क्लियर और एमसीक्यूज़ में मदद देंगी, ठीक है। ये आप रीड आउट कर लें, ठीक है। सो नेक्स्ट डेब्टर्स कंट्रोल अकाउंट में ये जो फ़र्क कर रहा है, ठीक है, एसेट अकाउंट का और लिएबिलिटी अकाउंट का, ठीक है। सो ये दो चीज़ें हैं। और कॉन्ट्रा एंट्री पासिस फॉर दीज अकाउंट, ये जो डेफिनेशन है ना ये आपको शॉर्ट में अपीयर कर सकता है। देयर माइट बी अ सिचुएशन दैट अ पर्सन हु इज़ डेब्टर कस्टमर फॉर द एंटिटी इज़ आल्सो अ क्रेडिटर सप्लायर ऑफ द सेम एंटिटी विद द डिफरेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स। और ये चीज़ें जो है ना ये लेजर अकाउंट को, और जिसे हम नॉमिनल लेजर भी कहते हैं, उसे डिस्क्राइब कर रहा है। सो मेक अबाउट द डिफरेंट नेम्स, ठीक है। ये इंडिविजुअल डेबिटर लेजर हो गया, ये क्रेडिटर लेजर्स की हो गई ये, ठीक है। आप ये चीज़ें ना भी करें लेकिन ये तीन तीन जो पॉइंट्स हैं ना ये अच्छे से रीड आउट कर लें, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 11 में यही चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी। बाकी ये जो एमसीक्यूज़ हैं ना लास्ट पे ये आप रीड आउट कर लिया करें, ठीक है, ये वाले। सो नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 12। हम चलते हैं उसकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब। मैं हूं हरून बलोशी और मैं MGT 101 की फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन के हवाले से आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, ठीक है।
सो स्टार्ट हम करते हैं चैप्टर नंबर 10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन। सो ये हाईलाइटेड हैं चीज़ें, ठीक है। जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ये आप तैयार कर लें, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा आपका इनसे। सो स्टार्ट में हमारे पास एमसीक्यूज़ आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस में जो यहाँ पे है फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या चीज़ें हैं, ये एमसीक्यूज़ में पूछ सकता है। ये फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है। फिर इनकी लाइफ कितनी है और ये कितने टेंजिबल हैं, ठीक है। इसके बाद ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं कि ये हेल्ड किस लिए होते हैं और नॉट फॉर हेल्ड किस लिए होते हैं, ठीक है। हैं ये दोनों फिक्स्ड एसेट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी बन सकता है, ठीक है। इसके बाद इसका क्राइटेरिया पूछ सकते हैं कि क्राइटेरिया में ये देखें, कॉस्ट टू बी फाउंड इजीली, कॉस्ट कैन बी मेयर्ड रिलायबली, मतलब कि कोई भी चीज़ जिसे हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट के लिए है। इसके बाद ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है, परचेज्ड एसेट्स आर इनिशियली मेयर्ड एट कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद ये हम कॉस्ट मॉडल, ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है, ठीक है। और ये एमसीक्यूज़ और शॉर्ट्स के लिए आ सकता है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं कॉस्ट के, वो बताएं। ये उसके कंपोनेंट्स हैं, परचेज प्राइस, लेस ट्रेड डिस्काउंट्स एंड रिबेट्स, इंपोर्ट ड्यूटीज़, ये देखें ये चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद ये देख लें, ये भी इनमें ही ऐड होगा। उसके बाद ये फार्मूला है जो एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकता है और कोई न्यूमेरिकल भी दे सकता है इसके अबाउट, ठीक है, कि आपने डेप्रिसिएबल अमाउंट निकालनी कैसे है। डेप्रिसिएबल अमाउंट ये उसकी दी हुई है डेफिनेशन, ठीक है। और इसका फार्मूला एमसीक्यूज़ में आ सकता है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू को हम डेप्रिसिएबल अमाउंट कहते हैं, ठीक है। फिर इसके यूज़फुल लाइफ में क्या फ़ीचर्स हैं वो ये हैं, ठीक है। assets is expected to be used, number of production units to be obtained from the assets, ठीक है, ये चीज़ें। इसके बाद हमारे पास डेप्रिसिएशन मेथड आते हैं, ठीक है। ये मेथड हैं, ठीक है। ये मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, नंबर ऑफ यूनिट्स मेथड और सर्विस आवर्स मेथड। ये जो मेथड है ना, ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इनमें से ये न्यूमेरिकल पूछ सकता है, बिल्कुल 5 नंबर का न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ठीक है। ये चीज़ें थी यहाँ से इम्पोर्टेंट। एंड लास्ट में ये न्यूमेरिकल्स हैं सारे इसी मेथड के तहत उन्होंने सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। ये आप कैरी कर लें, मतलब कि एक्सरसाइज कर लीजिएगा इसकी, ठीक है। हम जो लास्ट पे रीड आउट करेंगे वो हमारे पास हैं, ये देखें, स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा जी। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, ये चीज़ें हैं। अब एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, ये देखें, ये जो फार्मूले हैं ये एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, ठीक है। और ये भी शॉर्ट में आ सकती है कि एक्सचेंज ऑफ एसेट्स की डेफिनेशन बयान करें। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स को हम ट्रेड इन अलाउंस भी कहते हैं। ये उसकी डेफिनेशन एक ये भी है ट्रेड इन अलाउंस की, cost of an old asset assigned during exchange with new asset called as trade in allowance, ठीक है। इसके बाद ट्रेड इन अलाउंस को हम सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड एसेट भी काउंट करते हैं ट्रेड इन अलाउंस को, ठीक है, जो डिस्पोजेबल चीज़ें हों। ये एमसीक्यूज़ के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये कैरिंग अमाउंट कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट कर रहा है फेयर वैल्यू के लिए या नहीं, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 में जस्ट यही चीज़ें इम्पोर्टेंट थी जो हमने रीड आउट कर ली। ये एमसीक्यूज़ भी आप रीड आउट कर लीजिएगा, लास्ट पे जो हैं ये 4-5 इनमें से भी वो उठा के दे सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर नंबर 11 पे, ठीक है। और चैप्टर नंबर 12 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट में हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ एरर्स, ठीक है। और ये टाइप्स ऑफ एरर में फर्स्ट एमसीक्यूज जो पुट किया गया है वो देखें, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग दैट इज़ क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। वो पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ एरर में क्या चीज़ें आती हैं। तो आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो
टाइप्स ऑफ एरर्स हैं वो हैं क्लासीफाइंग, रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग एंड रिपोर्टिंग. These errors and omissions are widely split into two categories. ठीक है, errors को दो categories में divide किया गया है, जो ये हैं those errors that do not cause a difference in trial balance agreement, जो कि ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट में कोई फ़र्क ना करें, एक कैटेगरी वो बनती है. the errors they do cause a difference in trial balance agreement. ठीक है, और सेकंड वन जो ये बनती है कि ट्रायल बैलेंस में के एग्रीमेंट में जो कुछ असर करें. ठीक है, ये आपको शॉर्ट में पूछ सकता है, एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकता है. ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारे पास ये एरर्स हैं ट्रायल बैलेंस के, ठीक है, और उसे रेक्टिफाई कर रहा है. ये चैप्टर आपको न्यूमेरिकल में शॉर्ट क्वेश्चन में और लॉन्ग में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. ठीक है, सो एरर्स ऑफ ओमिशन जो हैं वो ये हैं. ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन बयान कर रहा है और यहाँ पे डेप्टर्स की जो सेल वगैरह है वो उसे रेक्टिफाई कर रहा है एंट्री को. ठीक है, ये आप जस्ट रीड कर लें, आपको समझ आ जाएगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये एरर हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन एरर है और ये कंपेंसेटिंग एरर है. ठीक है, सो इसके बाद हमारे पास सस्पेंस अकाउंट एरर, ये चीज़ आती है. ये क्या चीज़ है? राइट ऑन टू लोअर साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस. लोअर साइड को, ट्रायल बैलेंस को हम लोअर साइड की तरफ राइट जब करते हैं सो सस्पेंस अकाउंट कहलाता है. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस की जो पूरा का पूरा चार्ट है वो मिल जाएगा यहाँ पे, वो आप रीड आउट करें. सो whenever there is a difference in the trial balance, such amount of difference shall be named as suspense account. Suspense account is used to make both sides of trial balance equal. ठीक है, कि दोनों साइड्स को इक्वल करेंगे तो हमारा सस्पेंस अकाउंट का जो एरर है वो क्लियर होगा. ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस है, एसेट आ गया. ठीक है, ये 65,000 का और कैपिटल जो क्या है 40,000 का. ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस है जो उन्हें एक्सपेंस करके, ये एक्सपेंस आ गया, ये सेल्स आ गया, ये परचेज आ गया, ये लायबिलिटी आ गया, ये ड्राइंग आ गया, ये प्रोविजन आ गया. ठीक है, ज़्यादा खासा फ़र्क नहीं पड़ रहा. तो सस्पेंस अकाउंट के एरर को लोअर साइड टू ट्रायल, ठीक है ना, लोअर साइड टू ट्रायल अ बैलेंस, ये उसे क्लियर कर रहा है. ठीक है, फिर ट्रायल बैलेंस के जो एरर आते हैं, ठीक है, ये रीज़न है, ये रेक्टिफाई एंट्री की गई है. ठीक है, ये आप रीड आउट कर लें. ठीक है, सो ये न्यूमेरिकल में आ सकता है. ठीक है, एंड शॉर्ट में भी आ सकता है बिल्कुल. सो नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन ये देख लें आप, 12.5. इससे आपने लाजमी करना है, ये पक्का लॉन्ग में लग जाता है, ये क्वेश्चन पक्का लॉन्ग में लग जाता है. ये आप देख लें 12.5 चैप्टर नंबर 12. ठीक है, सो ये इतना खासा मुश्किल नहीं है अगर आप देखें तो. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने पूरा क्वेश्चन रीड आउट करना है और सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर देना है. ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास है इम्पोर्टेंट टिप्स टू रिमेंबर. सो ये आप रीड आउट कर लें. ठीक है, सो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है. वर्किंग कैपिटल का जो फार्मूला है वो यहाँ पे दिया गया, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है बिल्कुल. वर्किंग कैपिटल का जो फार्मूला आप राइट करें, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू, इसका जो है ये सारी डिटेल्स. ठीक है, स्लाइड गिवन टू यू पीपल, और ये चीज़ जो है ना ये क्लैरिफाई कर रही है. ठीक है, इस सब को, और ये एमसीक्यूज़ लास्ट पे वही पहले की तरह आप रीड आउट कर लें क्योंकि इनमें से एमसीक्यूज़ लग जाते हैं. ठीक है, ये था हमारा चैप्टर नंबर 12, इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड चीज़ें. ठीक है, जो फाइनल टर्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो नेक्स्ट जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 15, अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज. ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं फाइनल टर्म के लिए वो ये हैं. ठीक है, वो हम पॉइंट आउट करते हैं. सो ये वाला चैप्टर जो है ये भी न्यूमेरिकल बेस पे है. ठीक है, सो इसमें फार्मूलेशन है. इन फ्रंट ऑफ दैट हमारे पास ये चीज़ है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस एज पर IAS 2. ठीक है, ये MCQs के लिए कि इन्वेंट्रीज आर एसेट्स हेल्ड. ठीक है, इन्वेंट्रीज के जो एसेट्स हैं वो किस लिए हेल्ड होते हैं,
वो एज ए करंट एसेट हेल्ड होते हैं, ठीक है। सो इसके बाद कह रहा है कि इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, ठीक है, ये सेल के लिए होते हैं। मटेरियल फॉर सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, ये प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए होते हैं या फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के लिए होते हैं। सो NRV, जिसे हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहते हैं, सो उसकी डेफिनेशन ये है, इज़ द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सच अ सेल, ठीक है। अब उसे समझाने के लिए उसने ये किया है कि इन्वेंट्री रिकॉर्ड को ऑन किया, ठीक है। नॉर्मली जो कॉस्ट है और परचेज़ है वो लोअर वे पे आ गई, और सेल NRV का जो फार्मूला है, ठीक है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू को निकालने के लिए हम सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल में, ठीक है। सो जो इसकी परचेज़ है और एंड ऑफ द ईयर है वो भी हम वही चीज़ें जो हैं पॉइंट आउट करते हैं। सो एज एग्जांपल ये देख सकते हैं आप, जनवरी 1 2001 और दिसंबर 31 2001 ऑन कॉस्ट ये है और कॉस्ट ये है। जब हम इसकी NRV निकालेंगे, इससे ये चीज़ निकालेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। सो अब नॉर्मली तरीके से आपको समझ आ चुकी होगी। सो ये फार्मूला था NRV निकालने का, ठीक है, जो हमने ऊपर किया। सो इसके बाद आता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशंस क्या हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट के MCQs ये है कि एक फार्मूला कॉस्ट का, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज में कॉस्ट का फार्मूला ये है, और नेट रियलाइजेबल का फार्मूला ये वाला है, ठीक है। सेलिंग को माइनस कर रहे हैं फर्दर कॉस्ट टू सेल से नेट रियलाइजेबल वैल्यू में, और कॉस्ट में हम कॉस्ट ऑफ परचेज को प्लस कर रहे हैं कंजर्वेशन कॉस्ट में, ठीक है। सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज़ दैट इट शुड बी अ रिलायबल, ठीक है, जो इसका करेक्टर है वो बिल्कुल रिलायबल है, बियरेबल है। सो इफ़ नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज़ लोअर दैन द कॉस्ट ऑफ, वही चीज़ देखें, वो एंटिटी मेकिंग टू लॉस गुड फ्यूचर, वही चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पे हमने देखी हैं। सो इसके बाद ये है ना जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज, मतलब कि प्रैक्टिस क्वेश्चन है 15.1, ये न्यूमेरिकल बेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आप अच्छे से इसे करें, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। सो इसके बाद हम स्क्रॉल करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टिप्स आपको MCQs के लिए बहुत अहम होती हैं, ठीक है। सो ये आप इजीली रीड आउट कर सकते हैं, और ये जो फाइल्स हैं सारी की सारी ये हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। कमेंट करके भी आप हमसे ले सकते हैं ये फाइल्स। सो कंपोनेंट्स क्या है इन्वेंट्री के, वो ये हैं, ये MCQs के लिए हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कंजर्वेशन एंड दे बी दैट। सो कॉस्ट ऑफ परचेज में एक चीज़ ये है कि ये लेस ट्रेड है, परचेज प्राइस जो होगी ये लेस ट्रेड होगी कॉस्ट ऑफ परचेज में, ठीक है। सो एग्जांपल नंबर 15.4, ठीक है, ये भी आप कर लें, ये शॉर्ट में आ सकती है, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ परचेज इन्वेंट्री ये भी शॉर्ट में, और एग्जांपल्स ऑफ द कॉस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज एज एक्सपेंस, ये MCQ बेसिस चीज़ें हैं। अब नॉर्मल अमाउंट्स ऑफ वेस्टेड मटेरियल, स्टोरेज कॉस्ट नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ये जो पूरी की पूरी आप रीड आउट करेंगे ना लाइंस, तो अब आपको क्वेश्चन की क्लियरली समझ आ जाएगी, ठीक है। सो एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल प्रोडक्शन जो होती हैं, ओवरहेड कॉस्ट टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये आप रीड आउट कर लें, ये आपको शॉर्ट में भी पूछ सकता है और लॉन्ग में भी थियोरेटिकल बेस पे दे सकता है, ठीक है। सो इसके बाद हमारे पास सिस्टम के रिकॉर्ड्स, जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स हैं वो दो चीज़ें हैं, ठीक है, पीरियोडिक है और एक प्रीपेचुअल है। सो ये चीज़ें हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब के साथ साथ जो इसकी एंट्री है ना वो कैरी करता है, जो प्री पेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है, और जो दूसरा होता है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की होती हैं, ठीक है। सो इसके जो एडवांटेजेस हैं ना ये और डिसएडवांटेजेस, ये आप चीज़ें अच्छे से याद कर लें, ठीक है। ये शॉर्ट में भी पूछ सकता है और लॉन्ग में भी पूछ सकता है, ठीक है। और सेल एंट्री को हम पीरियोडिक इन्वेंट्री भी कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन, और यह इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने इनको
डिस्क्राइब किया है, ठीक है, इनमें फ़र्क किया हुआ है बिटवीन परपेचुअल सिस्टम एंड पीरियोडिक सिस्टम में। सो ये करने के बाद आपके सामने ये चीज़ जो है, ये फार्मूला और ये 15.7 न्यूमेरिकल के लिए बहुत अहम है। सो इन द लास्ट वे में आप देख सकते हैं कि वही चीज़ें हमारे पास, वही एमसीक्यूज़ आपने रीड आउट करने हैं एंड पे जाके, ठीक है, ये चीज़ें। सो इनमें से कुछ ना कुछ उठा लेते हैं। सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 15 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के हवाले से कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है इम्पोर्टेंट बेस में फाइनल टर्म के लिए, वो है चैप्टर नंबर 16 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, ठीक है। ये चैप्टर लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सो इन फ्रंट ऑफ दैट हमारे पास ये चीज़ आती है, रिपोर्टिंग डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप एंटिटीज़, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ के लिए अपीयर हो सकता है, ठीक है। इसके बाद ये आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूरा रीड आउट करें, ठीक है। नेट प्रॉफिट एंड P&L ट्रांसफ़र इनटू बैलेंस शीट कैपिटल साइड, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट के बारे में पता चलेगा, ठीक है, बैलेंस शीट के बारे में पता चलेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन जो इनकी स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस की, उसके बारे में। सो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी है, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट में जाता है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को बैलेंस शीट में कन्वर्ट करके अकाउंट बना के शो करवाया जाता है, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इनकम फॉर बिजनेस रिसिप्ट और एक्सपेंस फॉर पार्टनर पेमेंट, ठीक है। ये जो उनके मेथड्स हैं, ठीक है, ये आ गई डेफिनेशन, ठीक है। और ये फिर वही चीज़ें बता रही, फार्मूलेशन बता रही है कि ये पहले ये चीज़ आएगी, इसके बाद ये बनेगी, एंड देन ये, ठीक है। सो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। सो ये डेफिनेशन यहाँ तक, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कि आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या चीज़ होगी, ठीक है। सो इसके बाद हम इन न्यूमेरिकल्स को स्क्रॉल करते हैं और ये चीज़ आती है हमारे पास। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के को आप बयान करें, ठीक है। सो इसके एमसीक्यूज़ हैं, ये एमसीक्यूज़ बेस के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर वट जो भी वो पूछें। सो इनके बाद वो कहते हैं कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एज एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, सो उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे। सो वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप ये चीज़ें रीड आउट करेंगे, और एमसीक्यूज़ के लिए भी, ठीक है। सो ये न्यूमेरिकल कैलकुलेट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाइनल टर्म के लिए, ठीक है। ये आप बहुत सिंपल सा है, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, ये आप अच्छे से कर लें। इसके बाद गुडविल क्या है, पहले इनविजिबल एसेट होगा, फिर इंटेंजिबल एसेट होगा, फिर उसके बाद कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी उसमें। सो गुड रेपुटेशन की ये डेफिनेशन है, ठीक है। गुड विल मे अराइज फॉर सच एट्रीब्यूट्स ऑफ अ बिजनेस एज अ गुड रेपुटेशन, ठीक है। सो गुड रेपुटेशन को आप शॉर्ट क्वेश्चन में यूँ भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को आप ये इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन भी है। और इसके बाद आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये भी शॉर्ट के लिए एज ए डेफिनेशन और एमसीक्यूज़ के लिए शो हो सकती है। सो इसी एवरेज प्रॉफिट मेथड पे ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये आप अच्छे से कर लें, ठीक है। सो इसके बाद ये सुपर प्रॉफिट मेथड, इस पे एक न्यूमेरिकल है, ये भी आप क्लियर करें, ठीक है। ये तो तीन जो है ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड, ये मेथड जो है ना, ये लॉन्ग के लिए न्यूमेरिकल्स अपीयर कर सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर का न्यूमेरिकल अपीयर कर सकते हैं ये। इसके बाद राइट अ नोट ऑन अकाउंट ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, ठीक है। इसके बाद सिनेरियो आ जाता है 1 में, ठीक है। ये न्यूमेरिकल जो है ना, जर्नल एंट्री का, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है शॉर्ट के लिए, लेकिन इम्पोर्टेंट है। सो ITTR में ये सिनेरियो 2 आ गया, ठीक है, जर्नल एंट्री। ये जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं ना, ये शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जर्नल एंट्री के स्पेशली। ये सिनेरियो 3, इस पर जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, ये 4, एंड देन इन लास्ट वी हैव, वही हमारे पास आएंगे
चीज़ें, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, ठीक है। ये न्यूमेरिकल लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आप रीड आउट करें, बिल्कुल लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये वाला भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का जो नेट एसेट है, ये एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो हमारे पास ये जो न्यूमेरिकल है ना, ये वाला 16.9, ये लॉन्ग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा टफ नहीं है, आप देखेंगे तो समझ आ जाएगी, ठीक है। सो वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से मैं आपको जस्ट पॉइंट आउट करवा रहा हूँ। सो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ये एमसीक्यूज़ के लिए। डेथ ऑफ अ पार्टनर को, जब पार्टनर की डेथ हो जाए सो फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सो ये एमसीक्यूज़। एंड देयर फर्म के लिए ये एमसीक्यूज़। आईटीटीआर में वही आपको चीज़ें मिलेंगी। सो इन लास्ट हमारे पास वही न्यूमेरिकल्स जो आपने अच्छे से रीड आउट करने हैं, ये देखें ये वाले, ठीक है। ये वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपने अच्छे से रीड आउट कर लेने हैं, ठीक है। सो ये थी हमारी जो हम मेरे पास मतलब कि मेरे नज़दीक ये 5 चैप्टर जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है MGT 101 में, ठीक है। सो अगर ये चीज़ें आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं ना, तो 80 नंबर का पेपर है, 80 मार्क्स का, तो उसमें आप इंशाल्लाह 60 मार्क्स तो इजीली गेट कर लेंगे, ठीक है, इन 5 चैप्टर्स में से। और जो बाकी हैं वो बेसिकली न्यूमेरिकल्स के लिए थोड़ा सा पॉइंट आउट करते हैं उसमें। सो जिनको भी ये 5 चैप्टर्स की यही हाईलाइटेड फाइल्स चाहिए, इनको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यार जिन फ्रेंड्स का ये सब्जेक्ट है उनको उन तक ये वीडियो शेयर करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।